बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। अभी तक आप ईद की खुशियां मना रहे होंगे और जो हमारी ईद की खुशियों के रंग हैं, दुश्मन ने इस रंग में भंग डालने की कोशिश की। ईद से कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में 27 रमज़ान को पहले कोयटा में फिर पारा चिनार में बम धमाका किया गया। एक दिन में 3 बम धमाके किए गए और उसके बाद आपको पता है कि ईद के बाद भी जो हम ख़बरें सुन रहे हैं, तो जो आलमी ताकतें हैं वो उनके पाकिस्तान के बारे में जो अज़ाइम हैं, उनके बारे में जो ख़बरें आ रही हैं वो बहुत ही तशवीशनाक हैं। और आप ये भी जानते हैं कि हाल ही में भारतीय जासूस और दहशतगर्द कुलभूषण यादव ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रहम की अपील भी की है। तो ये भी ज़ेर बहस है कि कुलभूषण यादव को माफ़ किया जाएगा, उसको फांसी दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, और इस सिलसिले में अमेरिका का क्या किरदार होगा और क्या पाकिस्तान पे इतना दबाव बढ़ा दिया जाएगा कि पाकिस्तान कुलभूषण यादव की सज़ा पे अमल दरामद नहीं कर सकेगा। इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान साहब, वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के मुआविन ख़ुसूसी बराए कानून इंसाफ़। उनके साथ हैं जनाब जनरल अमजद शुएब साहब, दफ़ाई तज़िया नगार हैं, और जनाब मुशर्रफ ज़ैदी साहब, उनके आर्टिकल्स आप पढ़ते हैं मुख्तलिफ़ अखबारात में, मरूफ़ तज़िया नगार हैं। ज़फ़रुल्लाह साहब, सबसे पहले ज़रा हमें थोड़ी सी आप लीगल पोजीशन बताएं कि ये जो कुलभूषण यादव ने आर्मी चीफ से रहम की अपील की है, तो इस रहम की अपील की क्या अहमियत है, उसको कितने दिन तक आर्मी चीफ ने इस पे फ़ैसला करना है, उसके बाद अगर वो मुस्तरद कर देते हैं फिर क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी पहला मसला ये भी है क्या जेन्युइन है या ठीक है या जेन्युइन नहीं है, क्या उसको मुकर जाएगा नहीं मुकर जाएगा। इन बातों को छोड़ के मैं सिर्फ खालिस टेक्निकल बात करता हूँ। गालबन पाकिस्तान आर्मी एक्ट की जो दफ़ा 143 है वो ये बताती है कि वो सज़ाएँ जो मिलिट्री निज़ाम के तहत दी जाती हैं, जो कई तरह के कोर्ट मार्शल हैं, तमाम तरह के कोर्ट मार्शल के तहत जो सज़ाएँ दी जाती हैं, उनमें जो आर्मी का चीफ़ होता है उसको माफ़ करने का इख्तियार है। ये ऐसा ही इख्तियार अनलिमिटेड है जैसा कि आर्टिकल 45 में सदर पाकिस्तान को है। तो गोया कि प्रैक्टिकली ऐसा मुल्ज़िम जैसा कि ये है, इसको 2 तरह की मसली पटिशन की कानून में इजाज़त है। एक आर्मी एक्ट के तहत सदर हमारे आर्मी चीफ साहब को, और एक जो है सदर पाकिस्तान को। उनके लिए, दोनों के लिए, एक तो ये प्योरली डिस्क्रेशन है, इसमें कतन कोई रूल ज़ाब्ता नहीं है, ये क्या करना है क्या नहीं करना, ये उनकी अपनी सवाबदीद है आर्मी चीफ सदर पाकिस्तान की। इसमें कोई कोर्ट्स ने कभी भी नहीं केस ला। मैंने खुद एक केस में कोशिश की थी कि कोई पैरामीटर ले डाउन हो जाए, इस्लामाबाद का एक केस था, लेकिन कोर्ट्स इसमें इंटरफेयर नहीं करती, वो कहते हैं उनका राइट है। टाइम के बारे में भी कोई है नहीं। प्रैक्टिस आम तौर पे यही है, जो हमने आर्मी चीफ का तो नहीं, सदर पाकिस्तान की मैंने देखी है, जब उसको भेजते हैं तो वापस भेज देते हैं वो इंटीरियर को, इंटीरियर उस पर राय देती है, फिर लॉ डिवीजन में आती है, उसके बाद वापस सदर पाकिस्तान तक चली जाती है। आम तौर पर 2 से 3 हफ्ते का प्रोसेस होता है। आर्मी में भी शायद उससे भी कम हो, क्योंकि उसमें इंटर मिनिस्ट्रियल नहीं है। तो कॉमन सेंस यही कहती है कि हफ्ते 2 हफ्ते तो नॉर्मल लग सकते हैं, लेकिन आर्मी चीफ के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि एक दिन में फैसला कर ले, साल ना करे, कबूल करे या रिजेक्ट कर दे, ये प्योरली डिस्क्रेशन है उनका। जी जनरल अमजद शुएब साहब, आपका क्या ख्याल है कि हमें नहीं पता कि आर्मी चीफ ने फ़ैसला क्या करना है, लेकिन आपका तज्जिया क्या कहता है, वो क्या फ़ैसला कर सकते हैं और कितने अरसे में कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें वक्त तो बहुत ज़्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि केस सारा ट्रायल के प्रोसीडिंग्स वगैरह वो बिल्कुल वहाँ पे सामने मौजूद हैं, और आर्मी लेवल पे कतन कोई डिप्लोमेटिक या पॉलिटिकल कंसिडरेशंस होती नहीं। उसमें मुकम्मल तौर पे एक क्राइम की नौइयत है जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो छोड़ी जा सकती है या नहीं। मेरा अपना तजर्बा ये कहता है कि मर्सी पिटिशंस सीरियस किस्म के केसेस पे कभी भी एंटरटेन नहीं हुई आर्मी में, किसी भी चीफ ने कभी नहीं की, और वो जो सज़ा होती है वो बरकरार रहती है। आर्मी ने ये आज से 15-20 साल पहले एक सिस्टम और जो इंट्रोड्यूस हुआ था, जो इसे भी दिया गया, वो ये है कि कोर्ट मार्शल केसेस में पहले अपील नहीं होती थी, अब अपेलेट कोर्ट बनते हैं, और अपेलेट कोर्ट में वो जा चुका है जहाँ वो कानूनी तौर पे चैलेंज करता है उस जजमेंट को कि जी ये फ़लाँ नुक्ते के तहत मैं समझता हूँ मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ, तो वो भी रिजेक्ट हो चुकी। इसका मतलब ये है कि केस सॉलिड है, एविडेंस पूरा मौजूद है, उसके कन्फेशनल स्टेटमेंट्स भी मौजूद हैं,
तो इस तनाज़र में किसी ने कोई इक्का दुक्का कोई जुर्म किया हो तो उस पर तो चले कोई शायद सोचे दूसरी दफ़ा, लेकिन जहाँ मैसिव आपने टेररिज्म करवाया हो, जैसे वो अपना कुछ रोल बताता है, महरान बेस के केस के साथ भी लिंकेज बताता है, मनी की जो ट्रेल है वो भी देता है कि जी हम पैसा किस तरह डिलीवर करते रहें यहाँ पे, इसका मतलब ये बलूचिस्तान में अनरेस्ट जितना होता रहा उसका है। फिर वो जो हज़ारा और शिया हज़रात ईरान से इधर सफ़र करते ईरान और इसके दरमियान उनका, तो वो इतने मैसिव किस्म की उसमें मैसिव किस्म के इंसिडेंट्स हैं टेररिज्म के, इतना जान का जाएगा मेरा ख्याल है कोई सोच भी नहीं सकता उसको माफ़ी देने का। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है उसमें कोई फ़ैसला करने में कोई लंबा वक्त नहीं है, अलबत्ता बाज़ कंसिडरेशंस की वजह से हो सकता है कि 2-4 हफ्ते 10 दिन लग जाएँ उसमें वो फालतू। अच्छा मुशर्रफ ज़ैदी साहब, फ़र्ज़ करें आर्मी चीफ जो है वो उसकी मर्सी पिटीशन रिजेक्ट कर देते हैं, फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा जैसा कि ज़फ़र साहब बता रहे हैं, आर्टिकल 45 के तहत वहाँ रहम की अपील करेगा। आपका क्या ख्याल है, प्रेशर तो आएगा पाकिस्तान पे, कुलभूषण यादव की सज़ा पे अमल दरामद हो सकेगा या नहीं? ये बड़ा दिलचस्प सवाल इसलिए है मीर साहब कि अगर किसी भी तरह से कुलभूषण यादव जो हैं वो ज़िंदा रहते हैं और ये सज़ा जो है ये उन पर लागू नहीं की जाती, उनको फांसी नहीं चढ़ाया जाता, तो जितने दिन वो ज़िंदा रहते हैं, जो इंडिया का केस है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, वो 2 बुनियादी नुकात पर मबनी है। पहला ये कि आप एक हिंदुस्तानी बाशिंदे को हिंदुस्तानी जो हाई कमीशन है, जो सिफारत खाना है, उसके और उसके दरमियान मुलाकात नहीं होने दे रहे। तो उन्होंने जो अपील की है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को वो ये कि भैया प्लीज़ ये हमारा बाशिंदा है, हमें इससे बात करने दें। और दूसरा उसका जो हिस्सा है वो ये है कि भाई इसको फांसी की सज़ा दी गई है तो इस पर भी कुछ किया जाए। तो फांसी की सज़ा अगर किसी न किसी तरह रुक जाती है, मुलतवी हो जाती है, वो मर्सी अपील आर्मी चीफ एक्सेप्ट कर लेते हैं, या अगर जैसे आपने कहा नहीं करते और प्रेसिडेंट जो है उन पे प्रेशर आता है, पाकिस्तान पे प्रेशर आता है, पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप फ़ोन करके कहता है कि तुम्हें सब कुछ माफ़ और जो भी तुम चाहते हो, जहां भी तुम चाहते हो, बस ये कुलभूषण को दे दो, तो फिर जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर के लिए बड़ा मसला हो जाएगा। ये आपने क्या कह दिया है, मेरे पेट में गड़बड़ शुरू हो गई है, मेरे दिल में कुछ होने लगा। ये डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से कहेगा कि एक टेररिस्ट को सजा ना दो। देखिए, पाकिस्तान से बराक ओबामा और उनकी हुकूमत, अमरीकी कांग्रेस जो है वो डॉक्टर अफरीदी पे भी लंबी चौड़ी जो है गुफ्तगू शुनीद वहां करके ड्रामा रचा के, और यहाँ पे एक टेररिस्ट जो है छुड़ा के लेके जा चुके हैं। वो एक मुखबर है कि इन्फॉर्मर है, ये एक टेररिस्ट है, स्टेट टेररिज्म करता रहा है, इंडियन स्टेट का टेररिज्म पाकिस्तान में ऑपरेट करता था। ये हमारा मौक़िफ़ है मीर साहब, लेकिन मैं समझता हूँ ये उसका अपना भी मौक़िफ़ है। पीर को वो ठीक है, वो तो हमने वीडियो बनाई है। देखिए, ये इस वक्त ये हमने नहीं, मुझे आपकी बात जो आपने ट्रंप के बारे में की है ना, उसकी जरा वजाहत करें। तो आपके ख्याल में ट्रंप उससे ये नहीं पूछेगा कि ये 27 रमजान मुबारक को पहले कोयटा में, फिर पारा चिनार में, फिर कराची में ये गंद किसने किया? ये क्यों पूछेगा? ट्रंप को पता भी है कि ये हुआ है। तो ट्रंप को कुलभूषण का पता है। आपकी हुकूमत के सिफारतकार कौन हैं, कितनी उनकी रसाई है, क्या उन्होंने किया है, आपका फॉरेन मिनिस्टर कौन है, आपके प्राइम मिनिस्टर ने इस पे शोर मचाना शुरू किया, या आपके प्राइम मिनिस्टर बहुत मसरूफ हैं और चीजों में? हमारे फॉरेन मिनिस्टर का नाम है सरताज अजीज, जो कल सुबह उन्होंने एक बात की सेनेट में और शाम को वजारत खारजा का स्पोक्सपर्सन खुद उसकी मजीद वजाहत करने के लिए पूरा बयान देते हैं। देखिए, आपका जो खारजा पॉलिसी का इस वक्त सिलसिला है, उसमें कोई भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ किसी तरह से भी उन जगहों तक नहीं पहुंचाया जा रहा जहां तक पहुंचाया जाना चाहिए। तो अगर हमारे पास कोई ठोस या मजबूत फॉरेन पॉलिसी होती तो इस पर कोई ना कोई बात कर रहा होता ट्रंप हुकूमत से। लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि ना आज कोई बात हुई है, ना कल कोई होगी, ना परसों कोई होगी। 3-4 दिन बाद जब आप इस पे 2-3 शोज कर चुके होंगे, BBC का कोई इस पे आर्टिकल आ चुका, तो फिर सरताज साहब फिर शायद कुछ कहें और उसके कहने के बाद फिर से वजाहत करनी पड़ेगी कि सरताज साहब का ये मतलब नहीं था, ये मतलब था। ज़फ़रुल्लाह साहब, मैं वापस उनकी उसी बात पे आऊँगा। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान से कहेंगे कि कुलभूषण यादव को छोड़ दो? मेरा ख्याल ये है कि मेरे लिए मुश्किल भी है। एक तो मैं हुकूमत को रिप्रेजेंट करता हूँ, एक मैं ख़ुद बैनुल-अक़वामी तल्लुकात का तालिब इल्म हूँ।
मेरा अपना ख्याल ये है कि ट्रंप की जो इंटर पॉलिसी की एक रिव्यू हो रहा है पाकिस्तान पॉलिसी का, इसमें हमारे ऊपर दबाव बढ़ेगा। चंद दिन पहले जो उनकी कमेटी मीटिंग हुई है फॉरेन अफेयर्स कमेटी की, उसमें जो उनका जो टिलर्सन साहब गए हैं, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, फॉरेन सेक्रेटरी जिसे कहते हैं, उन्होंने एक अजीब बात कही है। इशू वहाँ ये था कि ये जो पैसा अमेरिका देता है पाकिस्तान को किसी भी तरीके से, जिसको हम कहते हैं कि शायद हमारा ख़र्चा है और हम उनसे रीइंबर्स करा रहे हैं, जो भी नाम आपको दे लें, या इमदाद आती है, इल्ज़ाम ये लगाया उन्होंने बाज़ कांग्रेसमैन ने कि ये पाकिस्तान टेररिज्म में टनल कर रहा है, भेज रहा है आगे। इसके ऊपर जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उनके फॉरेन मिनिस्टर ने, वो यह था कि दे आर वेल फाउंडेड। मतलब फिर जैसा कि ओबामा ने आके एक रिव्यू किया था, अब ये रिव्यू कर रहे हैं। इस रिव्यू में मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हमारे ऊपर दबाव बढ़ाएगा, और दबाव जो बढ़ेगा उसकी 3-4 प्रांग्स होंगे। एक दबाव उनका बढ़ेगा हमारे ऊपर अफगान पॉलिसी के ऊपर वीज़ा-वी हक्कानी नेटवर्क। दूसरा, मुझे ख़तरा इस बात का है कि ड्रोन का मसला थोड़ा और उभर सकता है। तीसरा जो उसका प्रांग होना है वो इंडिया वीज़ा-वी इंडिया होगा, हमारे ऊपर जो UN के थ्रू और ये जो हाफिज़ सईद और इन लोगों का जो इशू चल रहा है, और ख़ास तौर पे जो लिंक कर दिया गया है इंटरनेशनल टेरर फाइनेंसिंग के साथ, जिसकी हमारी रैंकिंग होती है, ये मामला उन्होंने हम पे दबाव भी बढ़ाना है, और वहाँ भी हमें प्रॉब्लम होगा जो हमें ऑलरेडी फेस हो रहा है, जिसके लिए हमने कुछ स्पेशल मेजर्स भी चंद दिनों पहले लिए हैं। खेल में इतनी स्पेसिफिक में शायद वो न जाए, कलभूषण का हाँ, उसकी वजह ये एक तो जुडिशल प्रोसेस में है अभी, और फिर ये कि लीगल प्रोसेस अभी पाकिस्तान में वो एग्जॉस्ट नहीं हुआ उसका। आर्मी चीफ की पहली बात तो जो जनरल साहब ने कहा इंटरनल अपील है उनकी, फिर उसके नंबर 2 उसके पास आर्मी चीफ के पास वो है माफ़ी का गुंजाइश। 3rd हाई कोर्ट में रिट होगी, पाकिस्तान में लॉ है। चौथा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 184 में जा सकते हैं। 4 रेमेडी उसके पास अवेलेबल हैं, और 5वीं गलत या सही पार्शल रेमेडी उन्होंने जो काउंसलर एक्सेस तक लिमिटेड है, वो ICJ में भी उन्होंने क्लेम की हुई है। मेरे ख्याल में इट विल बी मेरा ख्याल में लुडिक्रस फॉर द ट्रम्प के इस पर्सनल मसले के ऊपर आए। अलबत्ता वीज़ा भी इंडिया का जो उनका कन्वर्जेंस ऑफ अलायंस है या उनकी यकसुई है, ये थोड़ी बढ़ेगी इस मामले में। अच्छा जनरल साहब, 2016 में पाकिस्तान में कुल 3 ड्रोन हमले हुए थे, और 2017 में ये अभी जो पहले 6 माह हैं 2017 के, तो 4 हमले हो चुके हैं, और ज़फ़रुल्लाह साहब कह रहे हैं कि मज़ीद हमलों का ख़तरा मौजूद है। तो ये अमेरिका जो है पाकिस्तान पे जो प्रेशर डाल रहा है, क्या सिर्फ अफ़गानिस्तान इसकी वजह है? जो और ख़ित्ते में तब्दीलियाँ आ रही हैं, मिडल ईस्ट में तब्दीली आ रही है, वहाँ पे हमने जनरल राहील शरीफ को भेजा है, और ज़ाहिर बात है कि उसमें भी अमेरिका की मर्ज़ी शामिल है, क्योंकि अमेरिका और सऊदी अरब एक दूसरे के अलाई हैं, और वो जो जिस इत्तेहाद की वो सरबराही कर रहे हैं वो अमेरिकी मुफादात को लुक आफ्टर कर रहा है। तो एक तरफ हमने राहील शरीफ को वहाँ भेजा है, दूसरी तरफ अमेरिका हम पे ड्रोन हमले भी करेगा, तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक अमेरिका की खित्ते में पॉलिसी का ताल्लुक है, इसमें बज़ाते खुद अंदर एक बड़ा तज़ाद है, और ना तो वो पॉलिसी को दुरुस्त कर सके, ना ही वो एंड गेम सामने ला सके, और उनके गोल पोस्ट शिफ्ट होते रहें। 2014 तक एक सीरियसनेस थी कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात करके तो तालिबान को मेन स्ट्रीम में लाया जाए। उसके बाद ये सोच बदल गई, और जब मुल्ला मंसूर अख्तर को मारा तो तालिबान के साथ मुज़ाकरात को वो खैर बात कह चुके थे कि अब इनको नहीं लाना, और उसके बाद आपने देखा कोई सीरियसनेस नहीं, कुछ नहीं। ये तब्दीलियाँ जो हैं, इसकी रिलेशनशिप रशिया के अंदर आ जाने की, जो खित्ते में तब्दीली रीअलाइनमेंट हो रही है। आपको पता है कि एक वक्त में रशिया, इंडिया, ईरान ये मिलकर तालिबान के ख़िलाफ़ काम करते थे और नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट देते थे, और ये अमेरिका को सूट करता था। लेकिन आज ये सिचुएशन बदल चुकी है। वहाँ पे तालिबान को अगर मेन हेल्प है आज मिल रही है, अगर उनको सपोर्ट, तो वो रशिया से मिल रही है, वो पाकिस्तान से नहीं मिल रही। वो रशिया, चाइना और ईरान की सपोर्ट है। इवन टर्की इस फेवर में है कि तालिबान जो हैं इनको स्ट्रेंथन किया जाए, वरना ISIS यहाँ पे बैठ जाएगी। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं ये एक बहरहाल एक अलग चैप्टर, लेकिन ये सूरत हाल जो बदल रही है, इससे कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, और उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट तब्दीली ये है कि अमेरिका ने यहाँ पे तालिबान के साथ पैचअप का काम रोक दिया, क्योंकि अब वो यहाँ पे
दे वांट टू स्टिक अराउंड, यहाँ रहना चाहते हैं, अब लंबा करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी आ जाए तो उनका जवाब कोई नहीं वहाँ बैठे रहने का। सो अब स्टेबिलिटी नहीं होगी तो वो बैठे रहेंगे। अब अमेरिका में दो सोच हैं। एक सोच तो यही जो बैरिस्टर साहब बता रहे थे कि जी पाकिस्तान पे प्रेशर लाया जाए और इनको किया जाए ऐसा। दूसरी सोच ये है कि एक वक्त था कि हम पाकिस्तान के ऊपर लेवरेज ज़्यादा थी, ज़्यादा पैसा दे रहे थे, हम पाकिस्तान को प्रेशराइज करते थे, डू मोर भी करते थे, कहते थे। और वो वक्त था कि हमने ड्रोन भी बेतहाशा इस्तेमाल किए, फोर्स भी 1,70,000 थी, तो वो नहीं कुछ बिगाड़ सके तालिबान का। तालिबान ख़त्म नहीं हो तो अब आप अगर कुछ और ड्रोन मार लेंगे या कुछ तालिबान के लिए फ़ौज और ले जाएंगे 2-4-5 हज़ार, तो उससे क्या मिल जाएगा आपको। लेकिन पाकिस्तान को प्रेशराइज करने का नुकसान ये होगा कि पाकिस्तान की ग्रेजुअली डिपेंडेंस अमेरिका पे कम होती गई है। 8 जहाज़ लेने थे वो भी नहीं दिए, पैसे जो एड थी वो भी उस पर कटौतियाँ और ये वो, तो अब बड़ा थोड़ा काम रह गया पीछे। अगर आर्म ट्विस्टिंग करेंगे तो उनके ख्याल के मुताबिक पाकिस्तान, रशिया, चाइना एक्सेस जो है उसमें और ज़्यादा डीप चला जाएगा, जो उनके लिए काबिल कबूल नहीं होगा। सो वो एक ग्रुप है जो प्रेशराइज कर रहा है कि जी देखें इनके साथ बहुत हैवी हैंडेडनेस न करें वरना ये मसला बन सकता है आपके लिए। पाकिस्तान जो तावन कर रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज भी हम इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहे हैं, ये नारे तो लगाते हैं ना कि यहाँ पे ये अगर सेफ हेवन्स पाकिस्तान के अंदर अफगान तालिबान की हैं, आप उसको अगर एक्सप्लेन करें तो बड़ी वाज़ेह है कि अगर मुल्ला फजलुल्लाह को 2-4 हज़ार आदमियों के साथ वहाँ सेफ हेवन और हम अफगानी कहते हैं कि जी हमारी रिट नहीं है वहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते, तो रिट पहले अपने मुल्क में पूरी कायम कर लें, फिर किसी को कहें कि जी वहाँ सेफ हेवन्स नहीं है पाकिस्तान में। जब आपकी रिट है ही नहीं मुल्क में, मुख्तलिफ इलाकों में 2-4 हज़ार उनको मिल सकती है। अगर हंगू में ड्रोन अटैक में हक्कानी नेटवर्क का बंदा मारा जाता है तो वो बड़ा लो लेवल का है। हमें ये चीज़ होगी कि ये जो इक्का दुक्का लोग हैं इनके मफादात पाकिस्तान में मौजूद हैं। किसी ने कोई बिज़नेस खोल के रखा हुआ है, किसी ने यहाँ पे कोई अपने रिश्तेदार छोड़ा हुआ है, किसी के फैमिली का कोई मेंबर है, ये किसी न किसी वक्त क्रॉस ओवर करते रहेंगे। और ये चीज़ पाकिस्तान से रेलिवेंट नहीं है सिर्फ, ये ईरान के साथ भी है। इवन दे है फैमिलीज इन ईरान में बेशुमार तालिबान है। ठीक है। सिमिलरली इनके जो बड़े बड़े बिजनेस हकानियों की फंडिंग टोटल जो है ये प्राइमरीली दुबई से होती है, जहां बड़े बड़े बिजनेस हैं इनके। और हमने इनको इंफॉर्मेशन दे के अमरीकियों के हाथों नंबर 2 अफगानी अनस हकानी जो सराजुद्दीन का छोटा भाई है वो हमने कतर में पकड़वाया। एंड दैट इज वाई आपने देखा हमने हकानियों के बंदे पकड़वाए हैं। हमने इंफॉर्मेशन दी थी कि अनस वहाँ पे है, इन्होंने पकड़ा। तभी तो अमेरिका जब इसने जनरल निकलसन ने वहाँ पे टेस्टिमनी दी तो उस वक्त जो उनके सेंटकॉम के कमांडर थे उसने वहाँ टेस्टिमनी दी और उसने कहा कि जी पाकिस्तानी हकानियों के बारे में भी हमें कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। कतर में पकड़वाया हमने और सऊदी अरब ने कतर से ताल्लुकात मुनक़ते कर दिए हैं। मुशर्रफ ज़ैदी साहब, ये जो हमारे ख़त्ते के इर्द गिर्द जो बहुत से अहम वाक़यात वकूफ़ पज़ीर हो रहे हैं, इनका क्या क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान पे? कि जनरल साहब बता रहे हैं कि हमने कतर में हक्कानी नेटवर्क का बंदा अनस हक्कानी पकड़वाया और सऊदी अरब कह रहा है कि कतर जो है वो टेररिज्म को प्रमोट करता है, सपोर्ट करता है। वो सऊदी अरब और कतर की जो झगड़ा है वो तो उसमें और बहुत सारे मतलब किरदार शामिल हैं। नहीं, उसमें तालिबान भी शामिल है, लेकिन जो ज़्यादा अहम बात जो जनरल साहब ने की वो ये कि पाकिस्तानियों का अमरीकियों के साथ मिलकर और शराकत में हक्कानियों के ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन जो है, मैं मुझे जहाँ तक मेरी समझ है और कम है जनरल साहब से, लेकिन जहाँ तक है अगर हम जो हमने कतर में किया वो हम पाकिस्तान में भी कर देते, और अभी नहीं 4 साल पहले शुरू कर देते, 3 साल पहले, और छोटे लेवल के, यानी कि किसी का बिजनेस बंद करा दें, कुछ बैंक अकाउंट्स जो हैं उनके वो बंद करा दें, कुछ लोगों को उठा के जो है वो उनके हत्थे जो है चढ़ा दें, तो फिर ये जो मंत्रा अमेरिका का जो पूरी दुनिया में वो धमाल डालता फिरता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और धमाल से कम नहीं है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अमेरिका का जो हक्कानी नेटवर्क पे मौक़िफ़ है वो दुनिया भर में, जिस तरह हिंदुस्तान ने 26/11 यानी कि मुंबई अटैक्स का ढोल पीटा था पूरी दुनिया में, तकरीबन उसी लेवल पे और उसी कंसिस्टेंसी से कम से कम 5 या 6 साल से अमेरिका कह रहा है कि खुदारा ये हक्कानी नेटवर्क जो है ये हमारे गले पड़ गया। अच्छा, प्लीज इनको किसी तरह हमारी मदद करो। आपकी बात हम मदद नहीं करके, मैं आपकी बात नहीं काटना चाह रहा। एक मिनट मुशर्रफ साहब, आपको याद होगा कि 4 या 5 साल पहले मेरे पास क्लिप भी है, हिलरी क्लिंटन का मैंने इस्लामाबाद में इंटरव्यू किया।
उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान जो है वो हक्कानी नेटवर्क के साथ हमारी बातचीत करवा रहा है। तो अमेरिका एक तरफ उनके खिलाफ धमाल डालता है, दूसरी तरफ हिलरी क्लिंटन शुक्रिया अदा करती है, जी आपने हमारी उनसे बातचीत करा दी है। ये कंट्राडिक्शन नहीं है उनकी पॉलिसी में? ये अमेरिका की तो पॉलिसी कोई है ही नहीं। ये कौन सी नई बात है? 2001 अक्टूबर में वो अफगानिस्तान आए, अभी तक यही नहीं पता हमें कि वो इधर आए क्यों थे और वो जाएंगे कब, उनका क्या मकसद है यहाँ पे। तो अगर अमेरिका, नहीं सॉरी जनरल साहब, अगर मैं अपनी बात जरा पूरी कर लूं। देखिए, अगर अमेरिका को अपनी पॉलिसी का नहीं पता तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है या कोई जवाब नहीं है कि हम भी ये कहें कि क्योंकि अमेरिका बादशाह सलामत को कुछ नहीं पता तो हम भी जो है मतलब दीवानों की तरह जो है घूम चक्कर में फिरते रहेंगे। हमें अपने मफादात को मतलब देखना है कि वो क्या हैं और फिर उनको डिफाइन करना है और फिर उनको परस्यू करना है। लेकिन हमारा मसला ये है कि जब अमेरिका हमें थोड़ा सा मतलब जो है शाबाशी की थपकी देता है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं कि देखो अमेरिका जो है वो ठीक है, और जैसे ही अमेरिका नाराज होता है, वो छींकना शुरू करता है, तो हम टिश्यू पेपर लिए जो है भागे फिरते हैं कि किसी तरह जो है उनकी नाक को हम साफ नो इशू, ले लो टिश्यू। मैं देखा, बात ये है, अमेरिका से थपकी लेने के लिए आप नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट में उनको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते और करना नहीं चाहिए। अब चीज़ ये सिचुएशन हमने किए हैं पहले, ठीक है, लेकिन सिचुएशन ये है कि हमने ज़रबे जब लॉन्च की उस वक्त हमने तमाम फाइटिंग कैपेबिलिटी यहाँ से इन लोगों की ख़त्म करा दी जो नॉर्थ वजिस्तान में बेस थे। तो अब बात यह है कि अगर कोई हमें ये पॉइंट आउट करे, सेफ हेवन इस तरह, सेफ हेवन मैं पॉइंट आउट करता हूँ कि मुल्ला फजल्ला की ट्रेनिंग एरिया वहाँ मौजूद है, इक्विपमेंट मौजूद है, फोर्स मौजूद है, ये सेफ हेवन है। अगर कोई एक आदमी आके मेरे किसी इलाके में छुप गया है तो वो सेफ हेवन नहीं कहलाता। हमने ज़रबे अज़्द के नतीजे में तमाम सेफ हेवन्स और सब कुछ ख़त्म किया। अब चीज़ ये है कि अमेरिका की डिमांड्स की कोई लिमिट नहीं है क्योंकि उसके मकासद कुछ और वो आपको कभी वाज़े नहीं करता। आप चले जाएं, जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में लॉन्च किया ऑफेंसिव पहली दफ़ा 9/11 के बाद, हमने क्या नहीं किया उसके लिए। हमने बेसिस भी दिए, हमने रास्ता दिए रखा सारा उनको, और वो यहाँ से अपनी सप्लाईज लेके जाते रहे। हमने अलकायदा के, तालिबान के लीडर पकड़ के उनको पकड़ाए 500 से ऊपर, और यहाँ तक जिल्लत की हमने कि मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईद भी पकड़ा दिया जिसको इम्यूनिटी थी, और फिर भी हमें कहा डू मोर, नंगा करके वही मैं बेलबास करके दिया। सो देयर इज अ टाइम, देयर इज अ लिमिट। ये हमारे लोग जो है ये झल्लों की तरह ये नारे लगाते रहते हैं कि जी अब अमेरिका ने ये कहा तो इसको भी पकड़ा दें, उसको। भाई हमें क्या दे रहा है कोई? आप देखें आपने क्या कुछ नहीं किया। वो उस वक्त उन्होंने कहा जी कि हम देखें आप कश्मीर पे भी हम इंडिया के साथ आपका मामला सेटल करा देंगे, नॉर्दर्न अलायंस कभी हुकूमत में नहीं आने देंगे, हम मिक्स गवर्नमेंट। नॉर्दर्न अलायंस भी आई वहां पे, इंडिया के साथ मामला भी ठीक नहीं हुए, और उल्टा हमें कहा जी आप टेररिज्म करवा रहे हैं वहां पे। नहीं हिंदुस्तान में खड़े होकर गालियां देते हैं हमें। अब अफगानिस्तान का सदर हिंदुस्तान में जाके हमें खड़े होकर नरेंद्र मोदी के साथ जो है गालियां देते हैं। ये है कि मैं ये क्वेश्चन करता हूं कि हकानी पैसा रेज करते हैं दुबई में, तुम दुबई वाले को क्यों नहीं पूछते? ईरान में मुल्ला मंसूर अख्तर 2 महीने रह के आता है और उसके अपने पासपोर्ट के ऊपर 13 विजिट हैं दुबई के, और आप उसको यहां आके मार के हमें इल्जाम दे रहे हैं। क्यों नहीं आप उनसे पूछते कि ईरान में क्या लेने गया था वो 2 महीने? मुल्ला मंसूर अख्तर की फैमिली उधर है, ईरान में है। अच्छा, इसी तरह आप जब आपने पहली दफा नेगोशिएशंस का प्रोसेस शुरू किया तालिबान के साथ, 2 इस्तांबुल से आए मुज़ाकरात करने वाले, 2 जर्मनी से आए, सारी दुनिया में फैले हुए। अगर पाकिस्तान ने 30 लाख यहाँ पे रखे हुए हैं अगर रेफ्यूजीज, और उनमें 10 हकानी भी फिरते हैं, तो मैं उनका क्या करूं? हम अच्छा, कहते हैं रेफ्यूजी ले जाएं आप। ये एक बड़ी ही देखें पेचीदा सूरत हाल है, और जैसा कि ज़फ़रुल्लाह साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान पे दबाव बढ़ने वाला है। एक तरफ दबाव बढ़ने वाला नहीं है, बढ़ रहा है और हमें नज़र आ रहा है, और दूसरी तरफ हम पाकिस्तान के अंदर इस दबाव का मुकाबला करने के लिए कोई मुश्तरका हिकमत अमली बनाने के बजाय हम आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अब अंदरूनी सूरत हाल जो है उसको हम किस तरह बेहतर बना सकते हैं, इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। जनरल साहब अपनी बात जरा मुकम्मल कर लें। सिर्फ 2 पॉइंट मैंने देने थे। एक चीज़ ये है कि आप अमेरिका के लिए जो जी चाहे करने, आसमान से तारे तोड़ के ला दें, उसने फिर भी वही करना है जो वो कर रहा है पहले से, जिसमें आपके मफादात, आपकी नेशनल सिक्योरिटी कोई हैसियत नहीं रखती। ये आपने खुद अब देखना है कि हमारे लिए रेड लाइन क्या है। एक दूसरी बात यह है कि डू मोर की भी कोई लिमिट होती है। अगर पाकिस्तानी आज समझ जाएं कि डू मोर बस हो गया जितना था, तो मैं आपको ये लिख के देता हूँ, पूरे वसूख से बताता हूँ
कि अगर आप अमेरिका के सामने खड़े हो जाएंगे आपका कुछ नहीं कोई बिगाड़ेगा। आपने 3 महीने इनकी सप्लाई लाइन बंद किए रखी, उनको माफ़ी मांगनी पड़ी आपसे, और जब ये ट्रुप सर्ज आएगी आगे जिस तरह वो अपना स्टे करना चाह रहे हैं, इनको ज़रूरत पड़ेगी फिर आपकी लाइफ लाइन यहीं से उनको मिलेगी। अच्छा, अब रशिया या 3 महीने नहीं 7 महीने रोके रखी। नवंबर 16 आप 2011 को ये उन्होंने रखें। हमारे शहीद किए थे। अब आपके 2 पॉइंट हो गए हैं, जेन में रखें। और ये दूसरा आपका पॉइंट नहीं है, ये से दूसरा आपने बहुत बड़ा रॉकेट मारा है। रशिया से नॉर्थ से उनको अब कभी लाइन नहीं मिलने लगी। चलें ठीक है, अब मैं आपके पास आता हूं, लेकिन जफरुल्लाह साहब बड़ा पहले आप जो मर्जी बोले, लेकिन छोटा सा सवाल। वो कह रहे हैं जी कि अमेरिका के सामने खड़े हो जाओगे, अमेरिका तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या आप उनसे इत्तेफाक करते हैं? देखिए, बात ये जो पहले आपने कहा ना कि हिलरी ने शुक्रिया अदा किया कि हम बातचीत करा रहे हैं। बैनुल-अक़वामी तल्लुकात में ज़ीरो सम गेम नहीं होती, वो बात भी कर रहे होते हैं, आप लड़ भी रहे होते हैं। क्लासिक एग्जांपल ये है कि 79 के बाद, 7 रेवोल्यूशन के बाद आपने अफगानिस्तान पे आलमोस्ट बंदे भेजे हुए थे, लड़ाई कर रहे थे। वो उस वक्त स्टील मिल भी बना रहे थे, मुजफ्फरगढ़ का पावर प्लांट भी लगा रहे थे। ये चलता रहता है। देखिए, मैं कहता हूँ थोड़ा हम ठंडे दिल से अफगान पॉलिसी पे ज़रा बात कर लें। हमने 7 रेवोल्यूशन आया, हमने अमेरिका के साथ मिलकर अपने मफाद में भी कि वार्म वाटर तक ना जाए, हम डिस्टेबलाइज ना हो, हमने जंग की। जंग जब ख़त्म हो रही थी, जिनेवा कार्ड था, मेरी तालिब इल्म ने राय हमें वापस आ जाना चाहिए था। हम उनके इंटरनल मामलात में फंसे रहे और लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे तो हमें कहा जाता स्ट्रेटेजिक डेप्थ। मैं उस ज़माने में कहता था ये स्ट्रेटेजिक केव बनेगी आपकी, स्ट्रेटेजिक केव। मैं इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ता था, लॉ तो मैंने बाद में किया। हम ये कहते थे स्ट्रेटेजिक केव बनेगी। हम लगे रहे उनके इंटरनल मामलात में हम लगे रहे, आगे चले। हुआ क्या? सो मच सो कि तालिबान का निज़ाम शुरू हो गया, उसके बाद 9/11 हुआ। सारा मलबा हमारे ऊपर पड़ा कि हम तालिबान और इनडायरेक्टली उसामा बिन लादेन के हमने इतनी तब्दीली की उनके दबाव में आके कि हमने जिनको पाला हुआ था उनको हमने मारना शुरू कर दिया। मारते रहे, साफ ज़रे वो मरेंगे तो नहीं अमरीकियों से, हम मिल के नहीं मरे। हम अपना देखें कि हम उनमें से, नदरलैंड हमारा पहले मुखालिफ था, करजई वगैरह को हमने यहाँ पाला था, ये सारे के सारे। ये जो फॉरेन मिनिस्टर है आपका, इनका बाप यहाँ रहता था, ये सारे के सारे आपके खिलाफ हो गए। थोड़ा एक तबका रह गया अफगानिस्तान के तालिबान में, जब हम उनको भी मरवाने में साथ मिले तो वो भी पता नहीं कितने हमारे साथ हैं, कितने हमारे साथ नहीं है। आपने हीरोइन भी जान ली, बम भी मराए, मस्जिद इमाम बारगाह भी आपने बर्बाद कराए, सोसाइटी भी आपने बर्बाद करवाई, अफ़गानिस्तान को भी आपने नाराज़ किया, उसकी सारी अमेरिका भी आपसे नाराज़ हुआ। आप मुझे बताइए, आपकी वीज़ा भी जज्बात हट के वीज़ा वी 79-80 ऑनवर्ड अफ़गान पॉलिसी जो है वो पहले से स्ट्रांग है या वीक है? मेरा ख्याल ये कि हमने लॉस ज़्यादा किया। आखिर में बात मेरी ये है कि हमें ये ठंडे दिल से हमें अपनी फॉरेन पॉलिसी को उस अंदाज से बनाना चाहिए जो बनाने का एक रैशनल मॉडल होता है। ठीक है, नॉट डैट कि कोई एक इदारा बनाए, नॉट डैट कि किसी एक कंसिडरेशन पे हो, और अमेरिका के साथ आपकी तिजारत और आपका स्ट्रेटेजिक लिंक और इस इलाके में उसका इन्फ्लुएंस वीज़ा वी चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया के साथ उसको करना, इसके होते हुए आपको उसके साथ भी इंगेजमेंट रैशनल लेवल पे रखनी पड़ेगी। और ये ना हो कि मज़ीद इतना आपने ग्राउंड लूज़ किया अफगानिस्तान में आज तक कि एक कदम और लूज़ करके आपको वो काम करने पड़े जो आपको पहले कर लेने चाहिए। मुशर्रफ साहब, क्या हम अमेरिका के सामने खड़े हो सकते हैं? हमें सवाल ये नहीं है, सवाल ये करने को तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जब हमने फैसला किया एटम बम बनाना है, हमने बना लिया। एक दिन हम फैसला करेंगे कि कोई बच्चा इस मुल्क में मुफलिसी में और जहालत में नहीं पलेगा, वो भी हम इंशाल्लाह कर लेंगे, उसको पार कर लेंगे। अगर हमने ये फैसला कर लिया तो हम सह लेंगे जो होना होगा। लेकिन क्या होगा? वो बहुत सारी चीज़ें होंगी। आपके फॉरेन रिजर्व्स, आपकी IMF से ताल्लुकात, आपकी जिस तरह की आपकी गवर्नेंस है, जिस तरह की लीडरशिप है, चाहे वो अस्करी हो या वो सिविलियन हो, वो आपको नहीं इजाज़त देते उस तरह का जो पोजीशन लेने का जिस तरह का शायद लोग चाहते हैं। लेकिन इसमें एक और ये शायद कुछ कड़वी बात हो, और मैं शागिर्द हूँ जनरल साहब का, इनसे बहुत छोटा हूँ और मैं समझता नहीं हूँ चीज़ों का जितना ये समझते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि 9 साल फौजी हुकूमत ने सर आँखों पे खान बहादुर अमेरिका को सब कुछ दे दिया। जितनी लज्जत कहने वाला था मैं, इज्जत जो है लुटानी थी पाकिस्तान की, तालिबान की, ज़ईफ़ की, वो सारा का सारा जो है
उसका मलबा जो है सारा का सारा फौज पे और अस्करी क़यादत पे जो उस वक्त थी उस पर गिरता है। अब पूरे हमारे इदारे कमज़ोर करके और हमारी इकॉनमी कमज़ोर करके, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कमज़ोर करके अब एक हुकूमत आई जिसने थोड़ा सा मुश्किल से स्टैंड लिया, जिस तरह 2011 में सलाला के बाद स्टैंड लिया था और अमेरिका से अपॉलॉजी निकलवाई जुलाई 4, 2012 को। आहिस्ता 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 फिर कारज़ाई साहब 2013 में जब नए नए नवाज शरीफ इलेक्ट हुए थे तो वो इस्लामाबाद आए, उनसे बातचीत हुई, लग रहा था चीज़ें बेहतर होंगी, फिर वो चले गए, फिर अशरफ गनी आए, लेकिन बीच में इतनी सारी और चीज़ें हुई कि फिर हालात ख़राब हो गए और अब मजबूर होकर अफगानिस्तान जो है वो इंडिया के साथ मिला हुआ है और जब भी उसको मौका मिलता है वो जो कुछ अफगानिस्तान में होता है सारा अफगानिस्तान इंडिया के साथ अब मिला है या 2001 से मिला हुआ है? अशरफ गनी जो है वो अब मिला है। अशरफ गनी अपने आप को मजबूर समझ के उसने जाके उनसे मिला है। शुरू में अशरफ गनी और आखिर में कारज़ाई, दोनों ने। मैंने आपसे पूछा था हम अमेरिका के सामने खड़े हो सकते हैं कि नहीं? नहीं, सवाल ये होना चाहिए अमेरिका के सामने खड़े होने का मकसद क्या होगा? क्या पाकिस्तान के मफादात, जैसा मैं अपनी बात जरा मुकम्मल करूं, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि हमने दिलेरी दिखानी है, नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दिलेर हैं। पाकिस्तानी मर्दानगी जो है उसका कोई लिमिट नहीं है, माशाल्लाह हम बहुत मर्द हैं, बहुत जो है ना खुदकुशी कर लेते हैं, बहुत जबरदस्त है। लेकिन हमें ये देखना है कि किसके सामने खड़ा होना है, किसके सामने लेटना है, अपने मफादात पर लेटना भी है किसी के सामने। क्यों? देखो यार, यार क्या बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनो। हमने किसी के सामने नहीं लेटना यार। आप ना लेटिए, आपने फिर देखा कि क्या हुआ वो भी देखो मेरी बात सुनो। लेकिन खड़े होने का मतलब क्या होता है? देख के खड़े होने का क्या मतलब? मैं बताता हूं। देखिए बात यह है, जनरल मुशर्रफ के बारे में इसने ठीक कहा। जनरल मुशर्रफ एक डिक्टेटर था, खुद फैसले करता था, बड़े गलत फैसले किए, नुकसान हुआ, ये हुआ। मैं मैंने कभी डिफेंड नहीं किया मुशर्रफ को। आई हेट दैट थिंग कि अभी किसी को उस पर गलत काम है तो गलत है। लेकिन जो असल चीज़ है जो आज हमें करनी चाहिए और जैसे मैं कहता हूँ खड़ा होना, वो ये है, दिस इज डेमोक्रेसी वट एवर इट इज, यूज योर पार्लियामेंट। स्ट्रेंथ आपके लोग हैं। सर पार्लियामेंट को किस तरह इस्तेमाल, जनरल साहब यहाँ पे देखें, पार्लियामेंट ने कहा नहीं, आप 8 जहाजों के लिए आप भिखारी हो जाते हैं और अमेरिका के साथ 250 जहाज बनाने के लिए फैक्ट्री पार्लियामेंट की बात यह है, हमने पार्लियामेंट मुल्क में नहीं, हमने दुनिया में रहना है। पार्लियामेंट की बात यह है कि पार्लियामेंट ने कहा था कि यमन के मामले पे हम गैर जानबदार रहेंगे। पार्लियामेंट से पूछे बगैर रहील शरीफ को वहां भेज दिया गया। रहील शरीफ का यमन के साथ मसला ही नहीं है, वो एक टोटली डिफरेंट चैप्टर है। और आज जब हुकूमत अगर फैसला कर ले कि हम इस कोलिशन का ऐसा नहीं बनेंगे, रहील शरीफ वापस आ जाएगा। अगर आप उस कोलिशन के देखें, रहील सर ताजरीज कहते हैं वो जाती हैसियत में गए। देखें आज वो कहने शाम को आज वो कहने करता है कि वो जाती हैसियत में गए भी हैं और नहीं भी गए। असल मौजूद से हम हट गए, लेकिन मैं इसकी वजाहत कर दूं। प्राइम मिनिस्टर को आके मिलता है डिफेंस मिनिस्टर सऊदी अरेबिया का, वो रिक्वेस्ट करता है कि जी हम रहील शरीफ को लेना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर एग्री करते हैं और उसको कहते हैं कि जी हमारे लिए एजाज होगा। देन ही सेज कि अब मैं जा रहा हूं रहील शरीफ के पास GHQ, एंड प्राइम मिनिस्टर रिंग्स अप रहील शरीफ एंड टेल्स हिम कि ये मेरे पास जब आया तो ये उसने रिक्वेस्ट की, दिस इज व्हाट आई हैव टोल्ड हिम, सो यू डोंट से नो टू हिम। ये ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर ने राहील शरीफ को दिया और वो मान गए। हाँ, ये जब वो आर्मी चीफ थे। नहीं आर्मी चीफ था। मेरी बात सुनो ना भाई, ही वाज इन सर्विस, ही वाज आर्मी चीफ एट दैट टाइम। ओके। ये सर्विस में, ये उसकी रिटायरमेंट से 6 महीने पहले की बात है जब ये कमिटमेंट हुई। अच्छा, अब बात ये है कि अगर हुकूमत नहीं चाहती आप NOC ना दें। आप NOC जब दे रहे हैं तो आपकी परमिशन से एक बंदा जा रहा है। अंडरस्टैंडिंग ये है कि अभी सऊदी अरेबिया से पेपर्स वगैरह आएंगे, एक चार्टर आएगा, उस पूरी कोलिशन का बनेगा, आपने फैसला करना है, पार्लियामेंट शायद जाके डिस्कस करे, उसके बाद अगर आप। अच्छा जी, मैंने एक वक्फा लेना जी, वक्फे के बाद अंदरूनी सूरत फिर पीछे रह गई, अंदरूनी सूरत पे आएंगे वक्फे के बाद दोबारा होते हैं। वक्फे के बाद कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। जफरुल्लाह साहब, आप बड़ा कम बोल रहे हैं और इसका आपको फ़ायदा भी है कि आप कम बोल रहे हैं, लेकिन मैं अंदरूनी सूरत हाल पर बात करना चाह रहा हूँ। अभी बात हो रही थी 9/11 के बाद जो हमारी पॉलिसी थी, उस पॉलिसी से जनरल साहब खुद कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिला। अब उस पॉलिसी से जो मिला है वो बहुत से मसाइल में से एक मसला है, वो मसला हल नहीं हो पा रहा। और अब जमहूरी हुकूमत है, आपकी हुकूमत है, और आपके पास इंसानी हुकूक की वजारत भी है, तो एक चलें कानून तो है ना आपके पास और इंसाफ भी है आपके पास। तो एक मसला है, बार बार मैं आपके इल्म में लाता हूँ, सिर्फ आपके इल्म में लाता हूँ
ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या हो रहा है। तो ये जो ईद के दिन थे, तो ईद के दिनों में कुछ लोग जो हैं वो अपनी ईद सही तरीके से नहीं मना सके। ये कौन लोग हैं? इनकी तादाद भी हज़ारों में है। देखिए ज़रा कौन लोग हैं। दो कमरों के इस छोटे से घर में मुजम्मिल बाबा की मताए हयात है इनके जवान साला बेटे की यादें। 10 साल पहले लाल मस्जिद ऑपरेशन के दौरान लापता हो गया। इंसाफ मांगती ये दस्तावेजात कभी मुजम्मिल बाबा को रुला देती हैं तो कभी बेटे के आने की आस दम तोड़ देती है। इनकी ईद कैसी? इंसानी हमदर्दी पे मुशर्रफ को छोड़ दिया तो क्या मेरा बेटा भी इंसानी हमदर्दी पे छोड़ दे और मुझे दे दे? मेरी जिंदगी भी दे दे मेरा बेटा। बच्चों का ये घर तस्वीरों और रंगों से भरा हुआ, लेकिन इनकी अपनी जिंदगी बेरंग। इनके लबों पर एक ही सवाल है कि इनके बाबा घर क्यों नहीं आते। ये मैं हूँ, ये बाबा है और ये मामा है। खिलौने वक्ती तौर पर तो दिल बहला देते हैं, लेकिन बाबा की याद जाती ही नहीं। बाबा आएंगे तो मैं बाबा के साथ जो पहले खेलती थी वो करूँगी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कामरान सादिक को 1.5 साल कबल इनके घर लाहौर से उठाया गया। जुर्म क्या था अभी तक पता ना चल सका। इस घर के आंगन में ईद का चांद भी कोई खुशी ना ला सका। ईद का तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। ज़रा सबसे बड़ी चैलेंज ये होता है कि आपने ईद करनी किधर है। उसमें फिर जब सारे लोग सेलिब्रेटिंग मूड में होते हैं तो बच्चे जो हैं वो अपने फादर को मिस करते हैं। नॉर्मल लाइफ ज़्यादा इजी होती है, ईद बकरीद ज़्यादा मुश्किल होती है। जबरी लापता अफराद के लवाहिकीन कहते हैं कि दुनिया से चले जाने वालों पर तो सब्र आ ही जाता है, लेकिन लापता होने वाले हर पल बेचैन रखते हैं। अपने बाप की राह तकते ये मासूम बच्चे कहते हैं कि इनकी ईद तो तब होगी जब इनके प्यारे बाबा घर लौट आएंगे। कैमरामैन अब्दुल सलाम सोमरो के साथ राशिदा शुएब, कैपिटल टॉक, इस्लामाबाद। जी ज़फ़रुल्लाह साहब, ये एक मसला है और मसला सिर्फ ये है कि अगर इन लोगों ने कोई जुर्म किया, इनको अदालत में पेश किया जाए, ये गायब हो जाते हैं और ये 9/11 के बाद से ये सिलसिला चला आ रहा है। ये कब ख़त्म होगा? ये वो कौमी गुनाह है जो हमने किया है। ये पहली सेगमेंट से बिल्कुल रेलिवेंट है। ये उसी अफगान पालिस के नतीजा है जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। मेरा अपना व्यू ये है, कोई आदमी भी चाहे जिस तरह का क्यों नहीं है, चाहे कुलभूषण यादव क्यों नहीं है, उसको कटहरे में लाना चाहिए, उसके खिलाफ एविडेंस लाना चाहिए, उसको सजाए मौत देनी चाहिए, उसको सोने टू डेथ करना जो करना है। लेकिन किसी आदमी के बारे में उसके गैर ये जो रास्ता अख्तियार करेंगे ना, इसका नुकसान ओवरऑल ज्यादा होगा। अच्छा, ये आप एग्री करते हैं इनसे? ये बिल्कुल इंसानी मसला है, इसके प्रॉब्लम्स हैं और मेरा ख्याल है कि इसको रिजॉल्व जल्दी करना चाहिए। लेकिन आप, मैं एक चीज अंदरूनी रिफॉर्म जब तक हम नहीं करेंगे, जो लड़की पकड़ी और छोड़ी दहशतगर्द, ये 80s की पैदावार। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल आइन और कानून की बालादस्ती है। पाकिस्तान की रियासत को, रियासती इदारों को जो कुछ भी करना है आइन और कानून के अंदर रह के करना है। अगर आइन और कानून के अंदर रह के हम कोई काम नहीं करेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि मज़ीद पेचीदा हो जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।